नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, आज हम समझने जा रहे हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है? तो डीएनए आरएनए में जो भी सडन चेंजेस होते हैं, अचानक जो चेंजेस आ जाते हैं, वो कहलाते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन को समझाने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। उन बेसिक बातों में मैं आपको सबसे पहले पॉलीप्लॉइडी के बारे में समझाऊंगा। ये बेसिक इसलिए समझते हैं ताकि म्यूटेशन समझना आसान हो जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि सेट है, क्रोमोसोमल सेट चल रहा है, तो वो सेट क्या होता है, ये सब बातें आपको पॉलीप्लॉइडी में क्लियर होती है। तो पहले आपको पॉलीप्लॉइडी में आपको समझा रहा हूँ, फिर आप लोगों को म्यूटेशन को डिटेल में समझाएंगे। पहले हम पॉलीप्लॉइडी स्टार्ट करते हैं। पॉलीप्लॉइडी में सबसे पहली टर्म आती है मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक्स या इसी को हम बेसिक नंबर भी कहते हैं। मोनोप्लॉइडी कहो, बेसिक नंबर कहो, एक्स कहो, एक ही बात होती है। मोनोप्लॉइडी होती क्या है? मोनोप्लॉइडी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का एक ही सेट है, वन सेट है, तो इसको कहा जाता है मोनोप्लॉइडी। अब ये वन सेट से क्या मतलब है? जैसे बच्चों ये सेल आपके सामने ड्रॉ की है। अब इस सेल में आप देखेंगे, यहाँ ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 2 है और ये 3 है। 1 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, ये सब एक एक बार है। और एक एक बार है तो इसको पूरे को मिला के हम सेट कहेंगे। मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा कितने सेट है, तो आपको कहना है सेट की नंबर तो यहाँ पर एक ही है, क्योंकि ये सब मिला के 1 2 3 इन सबको मिला के यहाँ पर सेट कहा जाता है। 1 2 3 को मिला के पूरा सेट बन गया, तो ये पूरा एक सेट है। और इसी सिंगल सेट को मिला के कहा जाता है मोनोप्लॉइडी, जिसको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अगला लेते हैं हम डाइप्लॉइडी। डाइप्लॉइडी, डिप्लॉइड, इसको हम 2x से कहते हैं। 2x का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के 2 सेट्स का मिलना, इसी को हम कहते हैं डाइप्लॉइडी। अच्छा, 2 सेट से क्या मतलब है? जैसे ये सेल है, अब इस सेल में ये मैंने सेट बनाया। आप ही से पूछ रहा हूं मैं, यहां सेट के नंबर 1 या 2 या 3, यहां पर आप सेट के नंबर कहोगे तो ये 1 2 3 मिला के एक सेट काउंट करना। ये एक ही सेट है, ये पूरा मिला के एक सेट है। अब इस सेल में आप देखोगे तो यहां एक सेट और आ गया। तो बताओ टोटल सेट कितने हो गए? 2। 1 जैसा 2, 2 जैसा 2, 3 जैसा 2, मतलब यहां सेट 2 है। एक सेट ये, एक सेट ये, तो ऐसे 2 सेट्स का मिलना, इसी को कहा जाता है डाइप्लॉइडी या डिप्लॉइड, जिसको हम 2x से इंडिकेट करते हैं। 1 सेट है तो मोनोप्लॉइड, 2 सेट है तो डिप्लॉइड। अच्छा, 1 सेट का एक नाम और क्या था? बेसिक नंबर। इसी को हम बेसिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। अगले नंबर पे आता है ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड या ट्राइप्लॉइडी, इसको हम 3x से कहते हैं। अब इसका मतलब आप बताओ क्या होना चाहिए? 3x का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने सेट्स होने चाहिए बच्चों? 3 सेट्स। अच्छा, 3 सेट से क्या मतलब? जैसे ये सेल है, इस सेल में ये तो हो गया सेट नंबर 1, इसी तरह से ये सेट नंबर 2, इसी तरह से ये सेट नंबर 3। अब बताओ टोटल सेट कितने आ गए? 3। तो ऐसे 3 सेट्स का मिलना, इसी को हम कहते हैं ट्राइप्लॉइडी यानी ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड का मतलब 3 सेट्स का मिलना, इसी को हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं टेट्राप्लॉइड। अब इसका मतलब आप बताइए। टेट्राप्लॉइड का मतलब प्रेजेंस ऑफ 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के 4 सेट्स का मिलना, इसको हम टेट्राप्लॉइड कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिएगा, ये बच्चों 1 सेट है, ये यहाँ पर 2 सेट, ये 3 सेट और ये 4 सेट। तो ऐसे 1 2 3 4 सेट का मिलना, इसको हम टेट्राप्लॉइड कहेंगे। और टेट्राप्लॉइड में आप देखोगे 1 वाला क्रोमोसोम 4 टाइम्स है, 2 वाला क्रोमोसोम 4 टाइम्स है, मतलब सारे क्रोमोसोम यहाँ 4 टाइम्स होंगे, तो ये टेट्राप्लॉइड सेल कहलाएगी। टेट्राप्लॉइड को लिखने का तरीका 4x। अच्छा, इसी तरह से चलते जाएं 3x 4x, इसी तरह से 5x 6x 7, ऐसे हम चलते जाए तो ये बच्चों यहाँ 8x तक देखा जाता है। मतलब 1 से शुरू होकर ये 8x तक मिलता है। अब इनमें अगर 2 से ज़्यादा सेट मिले, 2 से ज़्यादा सेट मिले, तो इन सबको मिला के कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी। इन सबको मिला के क्या नाम दे देंगे? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी की अगर मैं डेफिनेशन आपसे कहूँ, तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब 2 से ज़्यादा सेट्स का मिलना, मोर देन 2 सेट्स का मिलना, इसी को कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी। अब ये पॉलीप्लॉइडी क्या हो गई? तो ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, 8 तक यहां पर हो सकती है। क्लियर? अब मैं आपसे जैसे कहूं मोनोप्लॉइड, समझ जाओगे, सिंगल सेट, डिप्लॉइड 2 सेट, ट्रिप्लॉइड 3 सेट। और सेट का मतलब ये यहां पर पूरा मिला के एक सेट कहलाता है। अच्छा, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो मोनोप्लॉइड या बेसिक नंबर होगा, उसमें एक सेट में ऐसे चलते जाए तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे। एक सेट में 23। अब अपनी डिप्लॉइड सेल है, जिसको हम 2n 2x लिख रहे हैं, इस सेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, और इस सेट में भी 23। टोटल बोलो, 23 + 23 तो ऐसे 46 हो जाते हैं।
बात समझ में? और ये पूरा मिला के क्या माना जाएगा? एक सेट माना जाता है। तो यहां पर पॉलीप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, इनके क्या मीनिंग होते हैं ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम समझते हैं डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड में गैमेट कैसे बनते हो समझे। ये बच्चों आपको समझाने के लिए डिप्लॉइड 2x सेल है, इसके अंदर यहाँ 2 सेट है। अब जब यहाँ 2 सेट है, इसमें से जब गैमेट बनाते हैं तो गैमेट बनाने के लिए यहाँ पर मियोसिस किया जाता है। मियोसिस का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। ये एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते, हाफ हो जाते। अच्छा, डिप्लॉइड सेल है तो इसमें मियोसिस होता है। इसमें मियोसिस होगा तो ये जो 1-1 क्रोमोसोम है इनको कहते हैं होमोलोगस। ये 2-2 वाले होमोलोगस, 3-3 वाले होमोलोगस। इन होमोलोगस पेयर में से गैमेट में कोई एक आएगा। मतलब यहां जब गैमेट बनेंगे तो इन 1-1 में से कोई एक 1 आ गया, 2-2 में से कोई 2 आ गया, 3-3 में से कोई एक 3 आ गया। मतलब यहां क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। ऐसे काउंट करो, 3 + 3 6 थे, लेकिन यहां 3 आए, मतलब क्रोमोसोम हाफ हो गए। तो जो यहां पर मियोसिस के बाद अब जो रिजल्टेंट सेल बनी इसको हम गैमेट कहते हैं। और इस गैमेट में यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो ये 2x है तो इसको x से लिखना पड़ता है। और यही रिजल्टेंट सेल अब यहां कहलाती है हैप्लॉइड सेल। मतलब जो गैमेट बने हैं अब इन्हीं गैमेट को यहां पर नाम दिया जाता है हैप्लॉइड सेल। ये यहां पर एक तरह की हैप्लॉइड सेल है। क्लियर? अच्छा, आपसे पूछा जाए हैप्लॉइड सेल किसको कहते हैं, तो मियोसिस के बाद की रिजल्टेंट सेल को ही हैप्लॉइड सेल कहा जाता है और इसी को हम गैमेट भी कहते हैं। और गैमेट बनाते टाइम ध्यान रखना क्रोमोसोम हाफ हो जाने चाहिए। इनमें से ये जो 1-1, ये 1-1 सेम टाइप के क्रोमोसोम है। इन सेम टाइप वाले क्रोमोसोम को लिखा जाता है होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब जो सेम टाइप के हैं। अब मैं आपसे पूछूं 2-2 वाले होमोलोगस, ये 3 और ये 3 होमोलोगस, तो सेम टाइप वाले को क्या कहा जाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे स्पेशली पूछूं कि यहां पे 1 और 2 की बात बताओ बच्चों, 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 होमोलोगस नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इन्हीं क्रोमोसोम को यहां पर लिखा जाता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इन्हें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये वर्ड अच्छे से याद रखना, बार बार ये बेसिक बातें आपको नहीं बताई जाएगी। होमोलोगस मतलब सेम वाले, और ये जो डिफरेंट वाले क्रोमोसोम होते हैं इनको नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो होमोलोगस कौन है, नॉन होमोलोगस कौन है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अच्छा, डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होते हैं, गैमेट बनाते हैं। तो जो भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मियोसिस होता है और वो आसानी से गैमेट बना लेते हैं। अब हम समझते हैं ट्रिप्लॉइड के बारे में। ट्रिप्लॉइड में 3x सेल है। मतलब यहां क्रोमोसोम के सेट अगर निकाले जाए तो यहां 1, 2, 3 ऐसे 3 सेट होते हैं। अब इन 3 सेट में यहां पर ये 1 और ये 1, ये तो आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, ये 2-2 पेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि होमोलोगस है। मियोसिस के टाइम पर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। यहां पर भी इस तरह से ये 1-1, 2-2 ने पेयरिंग की होगी, यहां पर भी ये होमोलोगस क्रोमोसोम तो ऐसे पेयरिंग कर लेंगे। लेकिन ये 1, 2, 3 वाला अकेला रहेगा, और अकेला रहेगा तो इसमें प्रॉपर मियोसिस हो गई नहीं। मतलब यहां इसकी पेयरिंग ही नहीं होती क्योंकि अगला 1 है ही नहीं, और जब पेयरिंग नहीं होती तो इसमें मियोसिस नहीं हो पाता, और जब मियोसिस नहीं हो पाता तो ये गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो जो ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं होता। मियोसिस होता ही नहीं है तो गैमेट नहीं बनते। इसी तरह से अब लेते हैं टेट्राप्लॉइड सेल। अच्छा, टेट्राप्लॉइड में यहां पर टोटल 4x है तो यहां क्रोमोसोम के से 4 सेट होंगे। अब यहां पर ये 1 इस 1 से पेयरिंग करेगा तो ये वाला 1 इस 1 से भी तो पेयरिंग कर लेगा। क्या इस बार प्रॉपर पेयरिंग हो रही है? यस, हो रही है। और प्रॉपर पेयरिंग हो रही है तो इस बार मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो जो रिजल्टेंट सेल अब यहां बनेगी वो गैमेट बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन, इस गैमेट में क्रोमोसोम कितने आएंगे, सेट कितने आएंगे? अच्छा, यहां टोटल सेट कितने हैं? 1, 2, 3, 4 सेट है। तो यहां पे जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो यहां पर इन 1-1 में से कोई एक सेट आएगा, इनमें से कोई एक सेट आएगा, मतलब यहां 2 सेट होंगे। अच्छा, 2 सेट है तो ये जो गैमेट बना अब इसको 2x कहेंगे। मतलब यहां गैमेट x नहीं हुआ, मियोसिस से क्रोमोसोम को हाफ करना है तो यहां 4x है तो यहां हाफ कितना हुआ? 2x, और यही 2x गैमेट होता है। मतलब गैमेट हमेशा x हो कोई जरूरी नहीं, ये 2x वाला भी गैमेट हो सकता है, लेकिन टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए।
बात समझ में आई? अच्छा, यहां पर ये जो गैमिट है, अब इसी सेल को क्या नाम दे देंगे? हैप्लॉइड सेल। मतलब ये जो रिजल्टेंट सेल मियोसिस के बाद बनी, ये गैमिट है, यही हैप्लॉइड सेल है। मतलब ऐसा कहना गलत होता है कि गैमिट हमेशा एक्स होता है। अच्छा, गैमिट यहां पे 2x भी हो सकता है, इवन 3x भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि यहां पर अगर 4x है तो गैमिट 2x वाला होगा, अगर ये यहां 6x होता तो ये यहां 3x वाला होता। जस्ट हाफ करने के बाद, इसका जस्ट हाफ करने के बाद जो सेल बनेगी वो यहां पर गैमिट होगी, और उसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। एक बात आप यहां ध्यान से देख रहे होंगे कि जो डिप्लॉइड था इसमें मियोसिस हुआ, 2x में हुआ, यहां 4x में हुआ, मतलब 2x 4x, अब किस में होगा? 6x, फिर 8x, मतलब इवन नंबर के अंदर मियोसिस होता है। लेकिन ये जो ओड नंबर होते हैं इसमें प्रॉपर क्रोमोसोम पेयर नहीं कर पाते, तो यहां मियोसिस नहीं हो पाता। तो यहां 3x में मियोसिस नहीं होता, इसी तरह से 5x में नहीं होगा, 7x में नहीं होगा, मतलब ओड नंबर में नहीं होता। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा इवन नंबर है तो मियोसिस होगा, गैमिट बनेंगे, मतलब फर्टाइल होंगे, और जो ओड नंबर होते हैं इनमें प्रॉपर मियोसिस नहीं हो पाता, गैमिट्स नहीं बन पाते, तो ये स्टेराइल हो जाते। ये एक तरह का स्टेराइल होगा क्योंकि इसमें गैमिट ही नहीं बने। जो बात यहां समझाई, बहुत ध्यान सुनना बेटे। गैमिट कैसे बनाते हैं? तो जो भी गिवन है उसका हाफ करने के बाद जो सेल बनेगी वो गैमिट होगी। मैं कुछ ऑर्गेनिज्म में आपसे यहां पर गैमिट फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बातें पूछना चाहता हूं। जैसे आपको समझाने के लिए यहां पर पॉलीप्लॉइड की बात करें, पॉलीप्लॉइड में प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट है। अच्छा, ये 2 सेट यहां पर 3x 4x 5x 6x 7x 8x कुछ भी हो सकता है, ये से कितने भी हो सकते हैं। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए क्रोमोसोम नंबर लिया, और वीट के अंदर आपसे पूछते हैं। अच्छा, वीट भी कौन सा लिया? हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड वीट मतलब 6x = 42, इसमें 42 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, अब इनमें अलग अलग केसेस में क्या क्या नंबर होंगे वो आपको बताना है। पहले मैं क्रोमोसोम नंबर आपसे पूछता हूं गैमिट के अंदर। बताइए इस हेक्साप्लॉइड वीट का गैमिट में कितने क्रोमोसोम होंगे, ये आप बताइए मुझे। बताइए क्या आंसर आएगा? गैमिट, क्या यहां पर x = कर दें? x = यहां 7, क्या वो गैमिट होगा? नहीं। हमने क्या सीखा? गैमिट मतलब जस्ट हाफ करने के बाद, तो यहां 6 है तो इसका हाफ क्या होगा? 3x, और ये 42 का हाफ 21, तो ये गैमिट होता है। गैमिट हमेशा 100 कोई जरूरी नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं तो गैमिट एक तरह से कौन सा हो गया? 3x हो गया। तो कैसे पता किया? समझ में आते? जितना दिया जाए उसका हाफ कर लो तो वो गैमिट होता है। अच्छा, मैंने पूछा हैप्लॉइड सेल में बताओ, दे सकते हो आंसर? गैमिट ही एक तरह की हैप्लॉइड सेल होती है, तो हैप्लॉइड सेल में भी यहां पर 3x = 21 ही रहेगा। मतलब जो गैमिट में क्रोमोसोम नंबर है वही हैप्लॉइड सेल में होते हैं, क्योंकि ये सेम ही है। अब मैंने कहा यहां पर इसका बेसिक नंबर बताओ। बेसिक नंबर मतलब x, और यहां पर अगर x निकालोगे तो ये 6 इसके अपॉन में जाएगा, तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 7, यहां पर 42 अपॉन 6, तो सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, तो यहां x की वैल्यू 7 आ गई। और जो इसका बेसिक नंबर होता है वही इसका मोनोप्लॉइड सेल वाला नंबर होगा, यानी मोनोप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर पूछे तो वही 7 होगा। अब सबसे मेन क्वेश्चन, जीनोम में क्रोमोसोम नंबर बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट, जीनोम में बताओ। अब बच्चों ये याद रखना, जीनोम मतलब मोनोप्लॉइड सेल, ध्यान से सुनना, मोनोप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वही इसका जीनोम कहलाता है। जीनोम मतलब मोनोप्लॉइड में, और यहां पर मोनोप्लॉइड में 7 है तो यहां जीनोम में भी 7 क्रोमोसोम होंगे। तो एक बात बताओ, यहां पर हैप्लॉइड और ये मोनोप्लॉइड क्या सेम है? हैप्लॉइड में तो 3x कंडीशन है, जबकि मोनोप्लॉइड में x है, तो ये सेम नहीं है। तो यहां मैं लिख सकता हूं मोनोप्लॉइड सेल इज नॉट इक्वल टू हैप्लॉइड सेल। मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड यहां इक्वल नहीं है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है। बात समझ में आई? और ये बच्चों मोनोप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, ये इसी हेक्साप्लॉइड में समझ में आएगा, मतलब पॉलीप्लॉइड में समझ में आता है। तो पॉलीप्लॉइड में जब आप ये समझोगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि गैमिट क्या होते हैं। गैमिट कैसे निकालना है? जस्ट हाफ करने के बाद, और वही एक तरह की हैप्लॉइड सेल है, और बाकी जो होगा वो बेसिक नंबर कहें, मोनोप्लॉइड सेल कहें, जीनोम कहें, एक बात चलती है। अच्छा, मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड के इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता है। अब हम एक खास बात लेते हैं, और वो लेते हैं ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर 2x = 46। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं डिप्लॉइड है। अब इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में यही बातें मैं आपसे पूछूं कि गैमेट में कितने क्रोमोसोम, इसमें कितने हैं, निकाल सकते हैं?
सभी अपनी अपनी कॉपी में निकालेंगे कि गैमीट में कितना होगा, हैप्लॉइड सेल में कितना होगा और नंबर निकालना है। अच्छा चेक करते हैं, गैमीट में जब चेक करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23, मतलब वही हाफ कर दिया। यहां पर हैप्लॉइड सेल में भी 23, इसी तरह से बेसिक नंबर भी 23, इसी तरह से मोनोप्लॉइड सेल में भी 23, जीनोम में भी 23। तो यहां पर गैमीट कहूं हैप्लॉइड सेल कहूं, इस कंडीशन में ह्यूमन में गैमीट कहें, हैप्लॉइड सेल कहें, जीनोम कहें, बेसिक नंबर कहें, मोनोप्लॉइड कहें, सब एक ही तो चलता है। बच्चे इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है सब सेम है, और ये सेम तभी हो सकता है जब डिप्लॉइड हो। तो डिप्लॉइड के केस में हैप्लॉइड कहो या मोनोप्लॉइड कहो, बात तो एक ही चलती है। तो यहां पर हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड इक्वल रहेंगे, ये इक्वल रहेंगे, लेकिन यहां इक्वल नहीं है। और ये बातें गैमीट, बेसिक नंबर, हैप्लॉइड में एग्जैक्ट डिफरेंस आप लोगों को हेक्साप्लॉइड मतलब पॉलीप्लॉइड में ही समझ में आएगा। ये पॉलीप्लॉइड में समझ में आता है। ये अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में समझोगे तो सबके आंसर सेम आ रहे, तो यहां पर आप इनको प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, अगर आपको जीनोम, बेसिक नंबर, इनकी डेफिनेशन समझनी है तो ये एग्जैक्ट आपको समझ में आता है जब हम पॉलीप्लॉइड लिख के चलते हैं। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? एक बात ये ध्यान रखना, वीट के केस में यहां पर x की नंबर हमेशा कितनी रहती है 7। वीट के केस में x की वैल्यू 7, बेसिक नंबर यहां पर 7 चलेगा, मोनोप्लॉइड 7 चलता है। आप वीट का बेसिक नंबर जरूर याद रखें। अब मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन यहां पर इस तरह से दे दिया कि वीट के केस में जो वीट यहां ले रहे हैं, ये वीट यहां पर 8x है, वीट यहां पर 8x है। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं सोल्व करो। तो आपको क्या करना है, यहां पे बच्चों आप लोग जानते हैं ये 8 है और x की वैल्यू होती है 7, तो आप सोल्व कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 56 आ जाएगी। मतलब वीट अगर यहां पर अगर वीट 8x है तो उसमें आप लोग आंसर दे सकते हो। बस आपको क्या याद होना चाहिए, x की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। एक बार क्वेश्चन आया था ऑक्टाप्लॉइड वीट, अब बच्चों को क्रोमोसोम नंबर ही आती है, तो कैसे ध्यान रखोगे, ऑक्टाप्लॉइड है मतलब 8x है और यहां वीट में x की वैल्यू हमेशा 7 होती है। इतना ध्यान है तो आप आंसर दे सकते हैं। और इन सब में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं जीनोम किसको कहते हैं, तो याद रखना जीनोम मतलब बेसिक नंबर या मोनोप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है, मोनोप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वही उसका जीनोम कहलाता है। बात समझ में? लेकिन यहां पर तो जीनोम मोनोप्लॉइड सेल का नंबर कहो या हैप्लॉइड का कहो, बात तो एक ही है, क्योंकि सब कुछ सेम ही चलता है। अरे बात समझ में? तो जो बातें यहां सिखाई गई ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। अच्छा, यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पॉलीप्लॉइड प्लांट दो तरह से हो सकते हैं, या तो बच्चों ये इवन नंबर वाले हो सकते हैं या यहां पर ऑड नंबर वाले हो सकते हैं। इवन नंबर वाले मतलब जैसे 4x, 6x, 8x वाले हो सकते हैं। ऑड नंबर वाले जैसे यहां पर 3x, 5x, 7x हो सकते हैं। अब मैं यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, सबको आंसर आना चाहिए। इवन नंबर वाले हैं तो बताइए यहां पर मियोसिस होगा या नहीं होगा? इवन नंबर है बच्चों तो प्रॉपर पेयरिंग होगी, मतलब यहां पर मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तो ये गैमेट्स बनाएंगे, क्योंकि मियोसिस से अल्टीमेटली गैमेट बनेंगे, और जब गैमेट बनेंगे तो ये एक तरह से फर्टाइल हो गए, क्योंकि यहां पर ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट ऐसे फ्यूज होंगे तो ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो ये फर्टाइल होते हैं। गैमेट्स बना पा रहे मतलब फर्टाइल ही है। अच्छा, फर्टाइल है तो ये यहां पर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हो रहे हैं, साथ ही साथ ये यहां सीड्स बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा रिजल्टेंट सेल यहां पर एग्जैक्टली क्या बन जाएगी, जाइगोट के अंदर सीड्स बन जाएंगे। तो फाइनली यहां पर ऐसे एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहां सीड्स बनेंगे। कहने की बात इतनी सी है कि अगर इवन नंबर की प्लोइडी वाला प्लांट है, इवन नंबर वाली प्लोइडी वाला प्लांट है, तो उसमें मियोसिस होगा, गैमेट बनाएगा, फर्टाइल होगा, तो अल्टीमेटली वो सीड्स बना सकता है। मतलब जो सीड्स हम देखते हैं वो उन्हीं प्लांट में बन सकता है जो कि इवन नंबर की प्लोइडी रखता है। अब बात आती है ओड नंबर वाले। ओड नंबर के जो प्लांट है इनमें मियोसिस नहीं होगा। अच्छा, मियोसिस नहीं होगा तो ये गैमेट्स नहीं बना पाते। अच्छा, गैमेट्स नहीं बना पाते तो ये ऑलवेज स्टेराइल है। अरे जब गैमेट्स नहीं बने तो स्टेराइल होंगे, और ये यहां पर रिप्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। उसमें क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को ऐसे कट करते हैं और इसी पार्ट को कट करके फिर से लगा देते हैं, नया प्लांट तैयार हो जाता है। ऐसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं, क्योंकि इनके अंदर यहां पर सीड्स नहीं बनते। अरे जब गैमेट्स नहीं बने, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सीड कैसे बनेगा? तो इन प्लांट के अंदर जिनमें भी ओड नंबर होते हैं,
ओड नंबर वाले होते हैं उनके अंदर सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता। अच्छा, जैसे बनाना की बात करें, बनाना के अंदर आप जानते हैं सीड्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें ओड नंबर की प्लोइडी होते हैं। बहुत सारे रोज ऐसे देखते हैं जहां सीड्स नहीं होते, और रोज में सीड्स नहीं है, इसका मतलब वो ओड नंबर वाला होगा। बात समझ में? ग्रेप्स की बात करें, ग्रेप्स के अंदर भी आप लोग देखते हैं सीड्स नहीं होते, और सीड्स नहीं है इसका मतलब वो ओड नंबर वाला है। अच्छा, इनके अंदर सीड्स तो नहीं है लेकिन फ्रूट्स तो बनता है। जैसे बनाना में फ्रूट है, ग्रेप्स में फ्रूट है, यहां जो फ्रूट बनता है ये पार्थेनोकार्पी से बनता है। तो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होता है? पार्थेनोकार्पी की हेल्प से होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बनाना की बात कर सकते हैं, सीडलेस ग्रेप्स की बात कर सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को यहां पर क्या सिखाया? यहां हमने सीखा कि दो तरह की प्लोइडी हो सकती है, इवन नंबर वाली, ओड नंबर वाली। इवन वाले फर्टाइल होते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, सीड्स वगैरह बनते हैं। ओड वाले में गैमेट्स नहीं बनते हैं, सीड्स नहीं बनते हैं, लेकिन ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये यहां पर फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? तो पार्थेनोकार्पी की हेल्प से। तो पॉलीप्लोइडी दो तरह से हो सकती है, इवन नंबर वाली और ओड नंबर वाली। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लोइड। पॉलीप्लोइड प्लांट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने एक वीट का एग्जाम्पल लिया। यह है ट्रिटिकल सटाइवम, जिसमें 6x = 42 क्रोमोसोम है। अच्छा, ये जो ट्रिटिकम सटाइवम होता है ये वीट की वेराइटी है। ट्रिटिकम सटाइवम वीट की वेराइटी, जिसमें 6x = 42 क्रोमोसोम है। अब इसका क्रॉस हम राई के साथ कराना चाहते हैं। राई, सिकल, सीरियल, जिनमें 2x = 14 क्रोमोसोम है। इन दोनों का क्रॉस करके हम एक पॉलीप्लोइड प्लांट तैयार करना चाहते हैं। जब इनका क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस करने के लिए पहली स्टेप आती है इनके गैमेट बनाए जाए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो गैमेट्स में होता है। तो इनमें पहले यहाँ पर गैमेट बनाने के लिए मियोसिस किया जाए। इसमें बच्चों जब मियोसिस होगा तो पहले तो बताओ मियोसिस होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये 6x है, ये इवन नंबर है तो मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो रिजल्टेंट सेल गैमेट बनेगी, और इस गैमेट में बताओ कितने क्रोमोसोम? यहां 6x है तो यहां 3x = 21 आ जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे सेल है। अब यहां पर x की वैल्यू निकाली जाए तो 7, x की वैल्यू 7 ही आएगी। तो यहां पर ये 7, ये 7, ये 7, 7 7 के से 3 सेट है, तो यही बन जाएगा 3x = 21। अच्छा, 7 + 7 14 + 7 21 आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसमें बच्चों ये गैमेट बने, ये फर्टाइल था, गैमेट बना पाया। इसकी बात करें, ये 2x है, तो पहले तो बताओ फर्टाइल, स्टेराइल। फर्टाइल, इसके अंदर भी यहां पर मियोसिस होगा, गैमेट बनेंगे, और इस गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितने आएंगे? ये 2x है तो जस्ट हाफ कर दो, तो यहां x = 7, ये गैमेट्स बन जाते हैं। अच्छा, ये गैमेट आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सेल बनी जिसमें एक सेट में से 7 क्रोमोसोम है। ये पूरा मिला के कितना सेट बना जाएगा? 1 सेट। तो ये 1 सेट है और इसके अंदर ऐसे 7 क्रोमोसोम है। तो इसमें यहां 3 सेट है, इसमें यहां 1 सेट है। अब यहां पर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करना है। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली गैमेट में हुआ। इनके गैमेट यहां से गैमेट आए। इसमें गैमेट में 3x कंडीशन, यहां x है, तो 3x x फर्टिलाइज होंगे तो टोटल बन जाएगा 4x, और ये 4x = 28 वाला प्लांट तैयार हुआ। अब बताओ ये 4x = 28 वाला प्लांट फर्टाइल होगा या स्टेराइल होगा? ये चेक करिए आप। अच्छा, इस प्लांट को जब चेक किया जाए, सोच समझ के आंसर देना, फर्टाइल, स्टेराइल। हाँ, बच्चे सोच रहे हैं कि ये यहां पर इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो फर्टाइल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहां स्टेराइल है। 4x होते हुए भी स्टेराइल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जरा ध्यान से आप समझो, यहां पर इसके 3 सेट थे, और ये वाला सेट भी यहां पे आके इसमें मिक्स हो गया, तो ये यहां पर ऐसे टोटल 4 सेट हो गए। 3x + x 4x हो गया। लेकिन खास बात, यहां पर जब पेयरिंग होती है तो आप जानते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में होगी, तो इसका 1 यहां पेयरिंग करेगा, इसका 2 पेयरिंग करेगा, 3 पेयरिंग, यहां तो पेयरिंग चल जाएगी। लेकिन एक खास बात, ये ब्लैक वाला तो है वीट का, और ये रेड वाला है राई का। अच्छा, ये वीट का 1 है, ये राई का 1 है, ये तो डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है, तो इनके बीच में यहां पर प्रॉपर पेयरिंग नहीं हो पाती, यहां पेयरिंग नहीं हो पाती, मतलब ये पेयर अप नहीं कर पाते, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस है। और जब इनमें पेयरिंग नहीं होती तो पेयरिंग नहीं होने की वजह से ये स्टेराइल होता है। तो 4x होते हुए भी स्टेराइल क्यों है? रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके 3 सेट थे, इसका 1 सेट आया, इसका तो एक ही सेट आया, और इसका सेट
इनके साथ पेयर अप नहीं कर पाया, और जब पेयरिंग नहीं हो पाई तो इसी वजह से ये स्टेराइल था। तो बात आती है इसको फिर फर्टाइल कैसे बनाया जाए। इसको फर्टाइल बनाने के लिए अब यहां पर ये जो 4x वाला प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक केमिकल डालते हैं कोल्चिसिन। कोल्चिसिन का फंक्शन होता है प्लोइडी को डबल करना। ये प्लोइडी डबल कर देता है, मतलब ये 4x से ये यहां पर 8x कर देगा, जो कि 56 वाला प्लांट तैयार होगा, और इसी को कहते हैं ट्रिटिकेल। ये ट्रिटिकम है और ये ट्रिटिकेल बन जाता है। ट्रिटिकेल व्हीट और राई के क्रॉस से बनता है। व्हीट और राई के क्रॉस से फाइनली ट्रिटिकेल बनता है, और इस ट्रिटिकेल की खास बात ये होती है कि फर्टाइल है। पहले स्टेराइल था, लेकिन इसको फर्टाइल करने के लिए प्लोइडी को डबल किया गया। अच्छा, प्लोइडी डबल की तो कौन सा केमिकल डालते हैं? कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन डालने की वजह से इसकी प्लोइडी यहां पर डबल हो जाती है। बात समझ में? अब यहां पर इस पॉलीप्लोइड प्लांट को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये यहां पर सेल है, इसमें ट्रिटिकल 8x वाले की बात कर रहे हैं, 8x वाले की, 8x वाले को हम समझ रहे हैं। यहां पे बच्चों ये 3 सेट थे, स्टार्टिंग में 3 सेट थे। अब व्हीट में इन 3 सेट को डबल किया किसने? कोल्चिसिन ने। तो ये सेट यहां डबल हो गए, कोल्चिसिन डालते ही डबल हो गया। इसी तरह से अच्छा ये डबल हो गए तो ये टोटल 6x = 42 हुए। यहां पर राई का ये एक सेट था, कोल्चिसिन डाला तो कोल्चिसिन ने इसको भी डबल कर दिया, तो ये यहां पर 2x = 14 हो गया। इधर 6 है, इधर 2 है, टोटल बोलो 6 + 2, तो टोटल हो जाएगा 8x = 56। यही बन गया ट्रिटिकेल। और यहां पर ये 1 से पेयरिंग, 1 से पेयरिंग, 1 से पेयरिंग, 1 से पेयरिंग, तो प्रॉपर यहां सब में पेयरिंग हो रही है, और प्रॉपर पेयरिंग हो रही है मतलब ये फर्टाइल होगा। तो लास्ट में जो 8x वाला ट्रिटिकेल बनता है वो फर्टाइल होता है। और ये ट्रिटिकेल कैसे बनाया? व्हीट और राई के केस से। अब यहां प्लोइडी 8x है, तो बताओ क्या ये पॉलीप्लोइड है? यस। तो जो ट्रिटिकेल बनता है ये पॉलीप्लोइडी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, जो फाइनली यहां पर फर्टाइल होता है। बात समझ में? तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखें। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंजेस आना, अचानक चेंजेस आ जाना, उसी को कहा जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये डीएनए है, ये डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर यहाँ पर कोई चेंज हुआ और यहाँ पर कुछ इसमें गड़बड़ हो गई, और यहाँ जो एक गड़बड़ी हुई है, इसी गड़बड़ी को नाम दिया जाएगा म्यूटेशन। मतलब यहाँ जो चेंजेस आए म्यूटेशन कहलाता है। अब ये म्यूटेशन सडन होता है। इस म्यूटेशन के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। म्यूटेशन के पीछे केमिकल भी हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकती है, ये इनहेरिटेबल मतलब ये पेरेंट से भी आ सकता है, तो उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। म्यूटेशन की खास बात ये होती है कि इनसे सडन वेरिएशन आती है, अचानक चेंजेस आते हैं, और अचानक चेंजेस आते हैं इसीलिए म्यूटेशन को कहा जाता है कि ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को शो करता है। मतलब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब जो अचानक से कोई वेरिएशन आए, मतलब पहले कभी नहीं थी, अचानक से कोई नई चीज़ आ जाए, तो ये सब म्यूटेशन की वजह से होता है। तो म्यूटेशन वेरिएशन तो लाती है, लेकिन ये कंटिन्यू वाली वेरिएशन नहीं है, ये अचानक से कुछ नया लाती है, और नया लाती है मतलब ये एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को शो करता है। म्यूटेशन की वजह से मैक्सिमम टाइम नुकसान ही होता है। म्यूटेशन मैक्सिमम टाइम नुकसान करता है, तो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे हार्मफुल ही होता है। सम टाइम म्यूटेशन फायदा दे सकता है। कुछ एक केसेस होते हैं जहां म्यूटेशन फायदा देता है। कहां पर ये फायदा देता है, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा अभी। मैक्सिमम केस में आप देखोगे तो म्यूटेशन से नुकसान ही हुआ है, डिजीज ही हुई। कई तरह की ऐसी डिजीज है जो म्यूटेशन की वजह से होती है। सम टाइम, बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो म्यूटेशन फायदा करता होगा। कैसे फायदा करता है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। यहां पर एक खास बात ये आती है कि म्यूटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जर्मिनल सेल का म्यूटेशन और एक होता है सोमेटिक सेल का म्यूटेशन। जैसे अपनी स्किन की सेल, बहुत ध्यान समझना, स्किन की सेल ये कहलाती है सोमेटिक। स्किन की सेल सोमेटिक। बॉडी की मैक्सिमम सेल सोमेटिक ही होती है, मैक्सिमम सोमेटिक होती है। जर्मिनल सेल तो वो है जिनके अंदर गैमिट्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनमें गैमिट्स बनते हैं वही कहलाती हैं जर्मिनल सेल। तो जर्मिनल सेल मतलब ये जर्मिनल म्यूटेशन जर्म सेल में होता है जो गैमिट्स बनाती है, तो अल्टीमेटली ये म्यूटेशन गैमिट में जाता है। तो जर्मिनल सेल मतलब जर्म सेल का म्यूटेशन जो फाइनली किस में ट्रांसफर होगा, गैमिट के अंदर। इसे बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो, आपको यहां पर
समझाने के लिए, मान लीजिए ये यहाँ पर जर्मिनल सेल है, समझने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया कि ये जर्मिनल सेल है। अब इस जर्मिनल सेल से जो रिजल्टेंट सेल बनती है, इस रिजल्टेंट सेल को ही कहा जाता है गैमिट। यहाँ पर ये गैमिट बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मान लेते हैं मेल के केस में है और ये फीमेल के केस में है, और ये जो रिजल्टेंट सेल यहाँ बनेगी इसको कहेंगे गैमिट। ये मेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट है। मेल को इस सिंबल से और फीमेल को इस सिंबल से भी लिखा जाता है। अब ये जर्मिनल सेल क्या बनाती है? गैमिट। अगर यहाँ पर इन जर्मिनल सेल के अंदर सपोज करिए यहाँ पर ये म्यूटेशन कर दिया जाए, कौन सी सेल में किया? जर्मिनल। जर्मिनल सेल में अगर म्यूटेशन हुआ तो ये गैमिट में जाएगा, और जब ये गैमिट में गया तो जैसे गैमिट का फर्टिलाइजेशन हुआ ये म्यूटेशन अगली जनरेशन में आ जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में आपको ट्रांसफर मिलेगा, क्योंकि जर्मिनल सेल से गैमिट में जाएगा और गैमिट से में जाएगा तो अगली जनरेशन में जाएगा। तो बताओ, जर्मिनल सेल का म्यूटेशन क्या अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है? यस, ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन में आसानी से जा सकता है, मतलब ये इनहेरिटेबल होता है। बात समझ में? जर्मिनल सेल का म्यूटेशन इनहेरिटेबल क्यों होता है, एक बार फिर समझना। जर्मिनल सेल में म्यूटेशन होने पर वो म्यूटेशन गैमिट में जाता है, और गैमिट ही अगली जनरेशन लाते हैं तो ये अगली जनरेशन में चला जाता है। जैसे मेल गैमिट फीमेल गैमिट में जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर हो जाता है। जो बात यहां पर समझाई गई, क्लियर हुई? नेक्स्ट नंबर पे हम लेते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है जो सोमेटिक सेल में होता है, मतलब स्किन की सेल में। अब बताओ, स्किन की सेल गैमिट्स नहीं बनाती है, तो ये गैमिट नहीं बनाती है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, मतलब जनरली ये नॉन इनहेरिटेबल होता है। ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, मतलब ये नॉन हेरिटेबल नॉन इनहेरिटेबल नेचर का होता है। बात समझ में आई? लेकिन ये सम टाइम अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, सम टाइम। और ये ट्रांसफर कब हो सकता है? इन वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स के अंदर होता क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये प्लांट है, अब इस प्लांट में यहां पर कोई म्यूटेशन हुआ, इस जगह पे समझने के लिए हमने ले लिया कि यहां पर कोई म्यूटेशन हुआ, ये म्यूटेशन हुआ। अब इस प्लांट का एक छोटा सा पार्ट यहां से कट किया, ये कट किया, और इस प्लांट को उठा के यहां पर ऐसे ग्रो किया। जब प्लांट को उठा के यहां ग्रो करेंगे तो ये जो पार्ट है यहां जाएगा और ये पार्ट यहां जाएगा, तो आप देखोगे ये म्यूटेशन अगले में चला गया, फिर इससे अगले में चला गया, फिर इससे अगले में चला गया, तो ये सबके अंदर इसे ट्रांसफर होता जाएगा। तो बताइए, प्लांट के पार्ट को कट करके इसे ग्रो करना, इसी को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर यहां म्यूटेशन हुआ तो ये आगे के प्लांट में भी ट्रांसफर होता जाएगा, मतलब ये यहां पर ट्रांसफर होता जाएगा, इनहेरिटेबल होता जाएगा। एक बार फिर समझना, सोमेटिक सेल का म्यूटेशन जनरली नॉन हेरिटेबल होता है, अगली जनरेशन में नहीं जाता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट के केस में यह ट्रांसफर हो सकता है। तो अपनी बॉडी के अंदर दो तरह की सेल है, सोमेटिक और जर्मिनल। कौन सा वाला म्यूटेशन अगली जनरेशन में जाएगा? तो जर्म सेल में। अच्छा, किसी पर्सन की स्किन की सेल में म्यूटेशन हो जाए, मान लो स्किन की सेल में म्यूटेशन हो गया, क्या यह म्यूटेशन इसके बच्चों में दिखेगा? स्किन की सेल में म्यूटेशन हुआ तो यह तो गैमिट बनाएगा नहीं, तो अगली जनरेशन में जाएगा नहीं, मतलब यह बच्चों में नहीं दिखेगा। तो फिर इस म्यूटेशन का क्या होगा? जैसे उस पर्सन की डेथ होगी यह म्यूटेशन खत्म हो जाता है। तो सोमेटिक सेल का म्यूटेशन अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे पर्सन की डेथ होती है म्यूटेशन खत्म हो जाता है। केवल एक केस में यह ट्रांसफर होता है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट के केस में। जो बात यहां समझाई गई, तो ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। म्यूटेशन टर्म, म्यूटेशन वर्ड जो है ये ह्यूगो डी वरीज साइंटिस्ट ने दिया था। ह्यूगो डी वरीज साइंटिस्ट, इन्होंने ये म्यूटेशन टर्म दिया था। इसके लिए इन्होंने प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। जिस प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस प्लांट का नाम ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना इस प्लांट के ऊपर वर्क किया था, जिसे इवनिंग प्राइम रोज के नाम से भी जानते हैं। तो इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने म्यूटेशन के बारे में पता लगा था और ये म्यूटेशन टर्म दी थी। अच्छा, म्यूटेशन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने वाले थे सेथ राइट। सेथ राइट कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इनके पास बहुत सारी शीप होती थी, भेड़ें होती थी, ये उन्हीं को दिन भर घुमाए फिराए करते थे। इन्होंने इन शीप के अंदर पहली बार म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया था। तो म्यूटेशन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने वाला पर्सन था सेथ राइट। अच्छा, इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देखा था शीप के अंदर। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम शॉर्ट लेग्ड शीप, जिसको हम एंकोन शीप के नाम से भी जानते हैं, एंकोन शीप वेराइटी इन ए पॉपुलेशन ऑफ लॉन्ग शीप।
मतलब उन्होंने क्या कहा था, लॉन्ग लेग्ड, लंबी टांगों वाली जो शिप थी उनके अंदर इन्होंने देखा कि सडनली, अचानक ऐसी वैरायटी पैदा होती है जिसकी टांगें छोटी थी। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, ये यहां पर नॉर्मल शिप है, नॉर्मल शिप है। अब इस नॉर्मल शिप, ये नॉर्मल शिप जिसकी टांगें काफी लंबी है, ये भी यहां पर नॉर्मल शिप है। लेकिन उन्होंने देखा कि इस नॉर्मल शिप की पॉपुलेशन के अंदर एक शिप ऐसे पैदा होती है जिसकी टांगें बहुत छोटी होती है, और जिसकी टांगें छोटी थी इनको इन्होंने एंकोन शिप कहा था। और ये चीज इन्होंने सडनली ऑब्जर्व की थी, अचानक से ऑब्जर्व हुआ था। अचानक उन्होंने क्या देखा कि लॉन्ग वाली थी, उनकी पॉपुलेशन में अचानक ऐसी शिप मिली है जिसकी टांगें बहुत छोटी थी, जिसको इन्होंने एंकोन शिप के नाम से जाना था। अच्छा, इन्होंने ये चीज पहली बार ऑब्जर्व की थी, फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, इन्होंने इसको म्यूटेशन नाम तो नहीं दिया था, बस इन्होंने कहा था कि लंबी टांगों वाली शिप के बीच में एक शिप ऐसी आई है जिसकी टांगें छोटी थी। तो म्यूटेशन को इन्होंने फर्स्ट टाइम बस ऑब्जर्व किया था। ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट तो कौन से थे? ह्यूगो डी व्रीज। बात समझ में? तो क्या हमने सीखा? टर्म ह्यूगो डी व्रीज ने दिया, लेकिन पहली बार ऑब्जर्व करने का काम सेथ राइट ने किया। और सेथ राइट ने कहां किया था? शिप के अंदर इसको देखा था। जिसकी टांगें छोटी होती हैं, इस शिप का नाम एंकोन शिप कहते हैं। बात समझ में? म्यूटेशन को बीडल एंड टेटम साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्व किया था। इन्होंने न्यूरोस्पोरा के अंदर इस म्यूटेशन को इंड्यूस किया था। अच्छा, इन्होंने म्यूटेशन इंड्यूस किया था न्यूरोस्पोरा के अंदर। इसको इन्होंने म्यूटेशन को ऑब्जर्व करने के लिए यूवी रेज या फिर एक्स रेज का यूज किया था। यूवी रेज, एक्स-रे की हेल्प से इन्होंने इसको इंड्यूस करवाया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे, इन्होंने न्यूरोस्पोरा पर किए थे और एक कंसेप्ट दिया था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट या वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ये देने वाले साइंटिस्ट बीडल एंड टेटम थे। अच्छा, इसमें क्या था? बहुत ध्यान से आप समझिएगा। पहली बात, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए थे? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है जो कि हैप्लोइड होती है। ये एक हैप्लोइड फंगस होती है। हैप्लोइड है मतलब इसमें दो एलील में से कोई एक एलील होता है। अच्छा, ये एलील क्या होता है इसके बारे में जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। इसमें यहां पर एक ही सेट होता है, ऐसे समझ सकते हो, एक सेट होता है, इसलिए इसको कहते हैं हैप्लोइड। और इन हैप्लोइड को म्यूटेशन की स्टडी के लिए बेस्ट माना जाता है, बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन की स्टडी के लिए हैप्लोइड बढ़िया क्यों होते समझिएगा। मान लीजिए कोई डिप्लॉइड है, तो इस डिप्लॉइड के अंदर एक एलील टी है, एक एलील स्मॉल टी है। एलील के बारे में डिटेल में आप लोगों को जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, अभी इतना समझो। इतना सभी बच्चे जानते भी है कि एक टी है, एक स्मॉल टी है। ये टी जो होता है डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी रिसेसिव है। ये स्मॉल टी जो यहां बना हुआ है, ये म्यूटेशन की वजह से बनता है। स्मॉल टी किसकी वजह से बना? म्यूटेशन। अब यहां ये म्यूटेशन की वजह से बना, लेकिन ये प्लांट यहां पर बनता टॉल है। प्लांट कैसा बनता है? टॉल, क्योंकि इस कैपिटल टी की चलती है, इससे ये प्लांट टॉल हो जाता है। तो यहां म्यूटेशन हो भी गया, लेकिन प्लांट में ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर इस टी की वजह से टॉल बन जाता है। तो डिप्लॉइड प्लांट में डोमिनेंट एलील बैठा होता है, और जब तक डोमिनेंट एलील बैठा हुआ है, यह ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं सकता, म्यूटेशन को आप देख ही नहीं सकते। लेकिन हैप्लोइड के अंदर एक एलील होता है, हैप्लोइड एन के अंदर यहां पर एक एलील होगा, या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। तो या तो यहां पर प्लांट टॉल बनेगा या यहां पर ड्वार बनेगा। अब आप जानते हो स्मॉल टी म्यूटेशन से हुआ, तो यहां पर एक एलील था, तो यह अपने आप को शो कर गया, यानी म्यूटेशन की स्टडी हो पाई। तो म्यूटेशन की स्टडी के लिए डिप्लॉइड बेस्ट नहीं होते, हैप्लोइड बेस्ट होते हैं, क्योंकि हैप्लोइड में एक एलील होता है, और एक एलील है तो आसानी से शो कर जाता है। न्यूरोस्पोरा की भी खास बात है कि न्यूरोस्पोरा हैप्लोइड नेचर का है, और हैप्लोइड है मतलब एक ही एलील होता है, तो इसमें स्टडी करना आसान है। तो बिडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा के अंदर ही इन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस कराया था। अच्छा, इन्होंने कैसे अपना काम किया था उसको हम समझते हैं। बिडल एंड टेटम का वर्क आपको समझाते हैं। इन्होंने सबसे पहले नॉर्मल न्यूरोस्पोरा को लिया, बहुत ध्यान से सुनना, नॉर्मल न्यूरोस्पोरा को लिया, जिसको हम वाइल्ड न्यूरोस्पोरा भी कह सकते हैं। इस वाइल्ड न्यूरोस्पोरा को प्रोटोट्रोप के नाम से जानते हैं। समझाने के लिए इसको मैं पी से इंडिकेट कर रहा हूं। वाइल्ड वैरायटी मतलब जो पुराने जमाने से चली आ रही है, तो उसी को हम वाइल्ड या उसी को हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल या वाइल्ड टाइप की वैरायटी थी जो पुराने जमाने से चली आ रही थी। इस न्यूरोस्पोरा को प्रोटोट्रोप भी कहते हैं, जिसको पी से इंडिकेट किया। अब इसके अंदर यहां पर यूवी रेस डाली गई, इसके ऊपर यूवी रेस डाली गई, यूवी रेस डाली गई, तो इससे बना म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा। म्यूटेंट मतलब म्यूटेशन हो गया। यूवी रेस ने इसमें क्या किया?
म्यूटेशन, तो अब जो बनेगा उसको ऑक्सोट्रोप कहते हैं, और इस ऑक्सोट्रोप को ए से इंडिकेट करते हैं। बात को समझना, प्रोटोट्रोप को पी से इंडिकेट करते हैं और ऑक्सोट्रोप को यहां पर हम समझाने के लिए ए से इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, ये तो था नॉर्मल और ये था म्यूटेंट, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया, और ये म्यूटेशन किसने कराया? यूवी रेज ने। यूवी रेज ने इसमें म्यूटेशन कराया। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को उठाया और दोनों को उठा के इन्होंने मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कराया। बहुत अच्छे सीखना, बीडल एंड टोटम ने दोनों को उठा के मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो कराया। जब इनको ग्रो कराते हैं तो प्रोटोट्रोप भी लिया गया, ऑक्सोट्रोप भी लिया गया। अच्छा, मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम किसको कहते हैं? मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब जिसमें कम से कम केमिकल डाले जाए, बहुत कम केमिकल डाले गए और यहां पर यहां पर इन न्यूरोस्पोरा की ग्रो कराई गई। मिनिमल मतलब कम से कम न्यूट्रिएंट डाल के इसको ग्रो कराया गया। प्रोटोट्रोप को भी ग्रो कराया, ऑक्सोट्रोप को भी ग्रो कराया। अब वो यहां देखते हैं कि मिनिमम वाले पे प्रोटोट्रोप ऐसे ग्रो करता जाता है और अपनी यहां पर कॉलोनी बनाता जाता है। आप देख रहे हैं इसने अपनी कॉलोनी तैयार कर ली, आसानी से ग्रो कर गया। लेकिन ये जो ऑक्सोट्रोप होता है मर जाता है। बताइए, मिनिमल पे कौन ग्रो कर गया? क्वेश्चन यही है। मिनिमल पे जो ग्रो कर गया वो प्रोटोट्रोप है और जो ग्रो नहीं कर पाया वो ऑक्सोट्रोप है। अब बात आती है, ऑक्सोट्रोप यहां पर ग्रो क्यों नहीं कर पाया? क्यों ये ग्रो नहीं कर पाया, इसको हम समझे। इस बात को समझाने के लिए पहले इतना ध्यान दीजिए कि ये जीन है, इस जीन से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन या एंजाइम बनता है, फिर यही एंजाइम प्रोटीन या एंजाइम प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते होंगे। अब सोचिए, इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो प्रॉपर आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऑक्सोट्रोप वाले में यही हुआ है कि इसमें यहां पर म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन हो गया तो कोई ना कोई प्रोडक्ट यहां पर नहीं बन पाया, कोई ना कोई प्रोडक्ट यहां नहीं बन पाया, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाया। एक बार फिर पूछता हूं मैं आपसे, ऑक्सोट्रोप ग्रो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया। इसमें म्यूटेशन नहीं था, प्रोडक्ट बन रहे थे तो ग्रो कर रहा था, लेकिन इसमें प्रोडक्ट नहीं बना तो इसकी डेथ हो गई, ये यहां ग्रो नहीं कर पाया। बीडल एंड टेटम आप सोचते थे कि क्यों ना इसको ग्रो कराया जाए, मतलब चाहे म्यूटेशन हो गया लेकिन कुछ केमिकल डाल के इसको ग्रो तो कराया जाए। तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने फिर से वही मिनिमम मीडियम लिया, लेकिन इसके अंदर इन्होंने स्पेशल न्यूट्रिएंट डाले गए। स्पेशल न्यूट्रिएंट मतलब कभी इन्होंने इसके अंदर सुक्रोज को डाला, कभी यहां फ्रक्टोज डाला, कभी मेनोज डाला, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट डाले गए, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड डाले गए। लेकिन फिर भी यहां पे जो ऑक्सोट्रोप था, ये ऑक्सोट्रोप फिर मर जाता था। अलग अलग केमिकल डाल के इन्होंने देखा, लेकिन फिर भी ये मर जाता था। बात आती है यहां पर हर बार मर रहा था, तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ और केमिकल डाले जाए। एक बार इन्होंने इसके अंदर केमिकल डाला आर्जिनिन। कौन सा? आर्जिनिन। और आर्जिनिन डालते ही अब ये ऑक्सोट्रोप यहां पर ग्रो करता है, और ग्रो करके यहां पर आप देखिए अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है। ऐसे यहां पर वो अपनी कॉलोनी तैयार करता है, तो यहां पर इसकी कॉलोनी तैयार हो गई। क्या डालते ही कॉलोनी तैयार हो गई? आर्जिनिन। पहले आर्जिनिन नहीं था तो मर रहा था, लेकिन आर्जिनिन डालते ही इसने अपनी कॉलोनी बनाना तैयार कर दिया। तो इससे आप क्या सीखें? इससे हम ये सीखे कि जो प्रोडक्ट इसके अंदर पहले नहीं बन रहा था, एग्जैक्टली वो आर्जिनिन ही था। इसके अंदर पहले यहां पर आर्जिनिन नहीं बन रहा था, इसलिए मर गया। तो आप बताओ यहां पर ऐसा क्या हुआ कि ये सर्वाइव कर गया? इससे सर्वाइव कर गया क्योंकि यहां एक्स्ट्रा आर्जिनिन को डाला गया, और जैसे एक्स्ट्रा आर्जिनिन को डाला गया तो आर्जिनिन मिलते ही अब ये यहां पर प्रॉपर तरीके से ग्रो कर जाता है। तो यहां अलग से आर्जिनिन डालने की वजह से ग्रो हो गया। अब आप देखो, यहां पर एक जीन में म्यूटेशन हुआ, एक जीन में म्यूटेशन हुआ तो एक आरएनए, एक प्रोटीन, एक एंजाइम नहीं बन पाया। इसीलिए बीडल एंड टेटम का कंसेप्ट दिया गया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी वन जीन से वन एंजाइम का कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट बीडल एंड टेटम ही थे। तो बीडल टेटम ने कौन सा कंसेप्ट दिया था? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को दिया था। एक खास बात और, मिनिमम कल्चर पे ग्रो करने वाले का नाम प्रोटोट्रोप। तो मिनिमम पे जो ग्रो कर जाता है, जो न्यूरोस्पोरा मिनिमम पे ग्रो करता है उसका नाम प्रोटोट्रोप कहते हैं, और जो मिनिमम पे ग्रो नहीं कर पाता है उसको कहते हैं ऑक्सोट्रोप। ये भी याद रखना है, प्रोटोट्रोप ऑक्सोट्रोप किसको कहते हैं? क्लियर सबको? प्रोटोट्रोप मतलब मिनिमल पे ग्रो करने वाला, ऑक्सोट्रोप मतलब मिनिमल पे ग्रो नहीं करने वाला। तो किस तरह से बीडल एंड टेटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को दिया, क्लियर हुआ सबको?
बिडल टेटम ने किस पे वर्क किया? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड फंगस होती है, एक एलील होता है, तो म्यूटेशन की स्टडी के लिए ये बेस्ट माना जाता है। क्लियर? और कैसे कैसे इसको ग्रो करा के देखा ये हमने सीखा। मिनिमम पे ग्रो हो रहा है तो प्रोटोट्रोप, नहीं हो रहा है तो ऑक्सोट्रोप। बताओ ऑक्सोट्रोप यहां ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि इसमें आर्जिनिन नहीं बन रहा था, क्योंकि उस आर्जिनिन को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो गया। तो फिर यहां ग्रो क्यों हो गया? यहां इसलिए ग्रो हो गया क्योंकि इसको अलग से आर्जिनिन मिलने लग गया। सेल में तो अभी भी नहीं बन रहा है, बाहर से आर्जिनिन दिया तो उसी वजह से यहां पर ये सर्वाइव कर जाता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? एक पॉइंट और लेते हैं यहां पे बच्चों। स्वामीनाथन साहब, हमने सीखा था कि म्यूटेशन मैक्सिमम टाइम हार्मफुल होते हैं, लेकिन सम टाइम ये यूजफुल होते हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं। MS स्वामीनाथन साइंटिस्ट ने, ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस किया था, जिससे इन्होंने वीट की नई वैरायटी बनाई थी। और इन नई वैरायटी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। इन वैरायटी के नेम है शरबती सोनारा, पूसा, लेरमा। ये वीट की नई वैरायटी इन्होंने तैयार करवाई थी म्यूटेशन से। क्या इसकी कहानी है? इसको एक बेसिक बात से हम समझे। मैक्सिको की बात है। मैक्सिको के साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बोरलॉग साइंटिस्ट थे। इन्होंने वीट की वैरायटी बनाई थी सोनारा 64। ये सोनारा 64 याद रखना बच्चों, किसकी वैरायटी है? वीट की वैरायटी, जो कि मैक्सिको के अंदर बनी थी। अच्छा, ये यहां वीट की वैरायटी है जो मैक्सिको के अंदर तैयार हुई थी। ये वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी थी। इस वैरायटी की खास बात यह थी कि इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ था कि इसने पूरे वर्ल्ड में फूड की प्रॉब्लम को सोल्व किया था। मतलब ये बहुत ही फेमस वैरायटी थी सोनारा 64। अच्छा, कहां तैयार हुई थी? मैक्सिको में। ये 1960 के आसपास की बात है। उसी टाइम बच्चों क्या हुआ, इंडिया वालों ने इस वैरायटी को उठा के इंडिया में लाके ग्रो कराना चालू किया। जब इस सोनारा 64 को उठा के इंडिया में लाया गया, इंडिया में इसको ग्रो कराया गया, तो इंडिया के अंदर यह वैरायटी सक्सेस नहीं हुई। मतलब वीट की यह वैरायटी इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाई। पूरे वर्ल्ड में अच्छा प्रोडक्शन था, इंडिया में आके इसको प्रॉब्लम हुई और इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट डिफरेंट होता है और क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से ग्रो नहीं कर पाई। मतलब इंडिया के अंदर यह वैरायटी इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पा रही थी। अब बात आती है कि इतना पैसा खर्च करके इसको लाया गया, तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो इसीलिए अब इस वैरायटी को मॉडिफाइड किया गया। और यह मॉडिफाइड करने का काम स्वामीनाथन साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने क्या किया कि ये जो सोनारा 64 थी, इसके ऊपर गामा रेज डाली। मतलब इसके ऊपर ऐसी गामा रेज को डाला गया। गामा रेज ने इसके अंदर कहीं ना कहीं म्यूटेशन किया होगा, और उसी म्यूटेशन से फायदा यह हुआ कि इस म्यूटेशन की वजह से अब यहां पर जो नई वैरायटी तैयार हुई, इसका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत अच्छा रहा। और यह जो नई वैरायटी यहां बनी, अब इसको कहा गया शरबती सोनारा। मतलब यही सोनारा 64 इंडिया में किस नाम से जानी गई? शरबती सोनारा। और इसको बनाने के लिए इसमें क्या किया गया? गामा रेज डाली गई, म्यूटेशन कोस किया। तो बताओ यहां म्यूटेशन से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? यह वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी, अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, तो इससे तो फायदा ही हुआ। तो सम टाइम म्यूटेशन फायदा दे सकते हैं। हमने क्या सीखा था? म्यूटेशन मैक्सिमम टाइम डिजीज करते हैं, मैक्सिमम टाइम नुकसान करते हैं, सम टाइम फायदा देते हैं। उसका यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शरबती सोनारा, पूसा, लेरमा, ये म्यूटेशन से बनाई गई। अगर कोई वैरायटी म्यूटेशन से डेवलप की जाती है तो उस ब्रीडिंग को म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब ये शरबती सोनारा म्यूटेशनल ब्रीडिंग से डेवलप की गई, और इसी की वजह से इंडिया में फूड का प्रोडक्शन काफी इंक्रीज भी हुआ था। जो बातें यहां पर समझाई गई, क्लियर हुई? तो ये बातें साइंटिस्ट की बातें आप लोग याद रखें। क्या क्या हमने सीखा, एक आउटलाइन फटाफट। म्यूटेशन टर्म किसने दी? ह्यूगो डिवरीज ने। पहली बार ऑब्जर्व सेथराइट ने किया। बिडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा पर एक्सपेरिमेंट किए, 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट दिया। और बाद में इसी म्यूटेशन को स्वामीनाथन साहब ने भी ऑब्जर्व किया था। उन्होंने वीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और वीट की नई वैरायटी शरबती सोनारा बनाई गई थी। तो ये म्यूटेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट को भी आप ध्यान रखिए।